हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंधु। और हम यहाँ पर कर रहे हैं टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट, टर्म 2 फॉर आईएससी एंड सीबीएसई एग्जाम। और उसपे हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले के वीडियोस जहाँ पर हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कवर किया था और साथ ही साथ उससे क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने देख लिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। तो आज की वीडियो जो है इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली ऑन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इसका एक आइडिया मैं आपको देती हूँ। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यू कैन सी फ्रॉम हियर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज that result in change in size and composition of financial structure of a company, मतलब owners capital and borrowed fund। तो बेसिकली जो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होता है वहां पर जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं चेंजेस इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द बोरोड फंड्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जैसे कि कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह की बात करें, ये सारी की सारी चीजें कहां पर आती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बहुत सारे आइटम मिलते जुलते हैं, जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड अदर लोन्स का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देते हैं। वहां आइटम टू बी एडेड में हम इन सारी चीजों को ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट वगैरह को, ठीक है। ये जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट जब आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब आपने फाइनेंस कॉस्ट करके देखा होगा। तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड वगैरह ये सारी चीजें आती है। यही सब हम यहाँ पर आकर के नॉट डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड वगैरह, यही सारी चीजों को यहाँ पर भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट उन सब चीजों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था? वी वर एडिंग। बट यहाँ पर क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है इसीलिए इन सबको माइनस कर देती है। तो क्या क्या माइनस होता है यहाँ पर? सबसे पहले डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड दो तरीके का होता है, आपको मालूम है। एक प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हिच विल बी अप्रूव्ड इन द करंट ईयर्स एजीएम एंड देन फाइनली डिक्लेयर एंड पेड टू द शेयर होल्डर्स। तो वो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर हमको यहाँ से माइनस करना पड़ता है। अगर कोई इंटरिम डिविडेंड है, सो दैट इंटरिम डिविडेंड इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर। इंटरेस्ट पेड ऑन वेरियस सिक्योरिटीज, debentures or any kind of loans etc, that will also be deducted. Similarly, अगर कुछ इनफ्लो की बात करेंगे तो इनफ्लो के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है? इनफ्लो के अंदर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड रेजिंग मनी थ्रू एनी लोन विल कम। साथ ही साथ आउटफ्लो को भी देख लेते हैं। आउटफ्लो के अंदर क्या क्या आ सकता है? जैसे मैंने अभी इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह की बात करी थी, ये सब आउटफ्लो होंगे। और आउटफ्लो क्या हो सकता है? आउटफ्लो कैन बी रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, आउटफ्लो कैन बी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आउटफ्लो कैन बी रिडम्पशन ऑफ एक प्रेफरेंस शेयर्स, आउटफ्लो कैन बी बाइंग बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये सारी चीजें आउटफ्लो को कॉज करेंगी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फंड्स अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले इनफ्लो के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। issue of shares or equity of preference shares, then issue of debenture, loan received from financial institution, proceed from issue of public deposit and securities premium reserve received। So जब क्या होता है, हम आप सबने पढ़ा हुआ issue of share का चैप्टर, issue of debenture का चैप्टर, कि हम issue of shares and debenture कैसे कर सकते हैं? प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और preference shares as well। ओके, मतलब 100 रुपए का अगर शेयर है या 10 रुपए का शेयर है तो उसे हम फेस वैल्यू से ज्यादा पर जब सेल कर देते हैं, जो एडिशनल अमाउंट मिलता है, that additional amount is called securities premium reserve। तो ये receipt of security premium reserve is also one of the inflow of cash under financing activities। Similarly, अगर हम outflows की तरफ देखें तो outflow के अंदर क्या क्या आता है? What is listed down over here? Redemption of preference shares and debenture। Redemption का मतलब क्या होता है? आपके सिलेबस में चैप्टर भी है, आईएससी स्टूडेंट के सिलेबस में चैप्टर भी है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आगे हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आप पढ़ेंगे।
तो रिडम्पशन का मतलब कुछ नहीं है, रिडम्पशन का मतलब वापस से खरीदना, मतलब जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देती है और शेयर्स कैंसिल कर देती है, डिबेंचर्स कैंसिल करके वापस अपने पास ले आती है, तो उस टर्म का नाम होता है रिडम्पशन। ये रिडम्पशन टर्म स्पेसिफिकली प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए यूज किया जाता है। इक्विटी शेयर्स के लिए रिडम्पशन टर्म यूज नहीं होती। कंपनीज अलाउड टू बाय बैक सम ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। यहाँ पर कंपनीज लॉ 2013 के कुछ कुछ रूल्स है, ठीक है, आपको ब्रॉडली इतना बता देती हूँ अभी 12th के लेवल के लिए कि 25% ऑफ इट्स शेयर इट कैन बी बॉट बैक इन अ ईयर। तो कंपनी कितने शेयर्स बाय बैक कर सकती है ऐसा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये बाय बैक टर्म याद रखिए कि जब हम इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करते हैं, मतलब उनको दोबारा से खरीदते हैं, तो उसे रिडम्पशन नहीं बोलते। रिडम्पशन वर्ड कैन बी यूज ओनली फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर। रिडम्पशन वर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं बाइंग बैक। तो ये बाइंग बैक करी जाएगी। अब हमें ये भी पता है, हमने क्योंकि इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं पढ़ा तो आगे आने वाले क्लासेस में आप मेरे साथ उसका रिवीजन करेंगे। तो रिडम्पशन कैन बी एट प्रीमियम ऑल्सो, तो वो एक तरीके का नुकसान है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन भी प्रीमियम पर हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश, वो भी यहाँ पर आएगा। फिर और आउटफ्लो ऑफ कैश के अंदर क्या हो सकता है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, कमीशन वगैरह, ये सारी चीजें भी यहाँ पर ही हम अकाउंट फॉर करेंगे। तो इतने सारे आउटफ्लो ऑफ कैश हो सकते हैं। लेकिन लाइक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहला जो एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज द बिगेस्ट, और उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपको सीखने में। ये बहुत सिंपल है, आसानी से सीख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज आप एक के नीचे एक चाहे तो लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस आइटम्स एक साथ करके लिखना है या माइनस आइटम्स एक साथ करके लिखना है, आप किसी भी फ्लो में इनको लिख सकते हैं। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम कैसे फॉर्मेट फॉलो करेंगे, एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो सारे प्लस आइटम्स को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऊपर हेडिंग देंगे, देन प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, नेट ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि हमें मालूम है डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। तो अगर 100 रुपए का डिबेंचर आपने 95 या 90 रुपीज पे इशू किया है, तो आपको वो 90 रुपीज ही लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 5 रुपीज या 10 रुपीज का जो डिस्काउंट आपने दिया होगा which is loss in the books of company, उसको ऑलरेडी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देते हैं। देन रिसिट ऑफ एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो भी हम लेते हैं वो, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। ठीक है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह कहाँ पर होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो करंट लाइबिलिटीज का हिस्सा होता है, लेकिन आपको करंट लाइबिलिटीज के चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जब हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ते टाइम, तो याद रखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम वहां से छोड़ देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी छोड़ देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की इंक्रीज या डिक्रीज की जगह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं होकर के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होती है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों से ये गलती हो जाती है कि आप लोग आप करंट लाइबिलिटीज का जहां पर ट्रीटमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ, वहां पर इसका भी जाके गलती से ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखिएगा अपने पास कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट नहीं होगा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट वगैरह का, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, हालांकि इसका नेचर कैसा है, करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, यहाँ पर बाकी जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट या तो इंक्रीज हुआ होगा, हमने लोन दिया होगा, इनफ्लो के अंदर आएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमने लोन का पेमेंट रीपेमेंट किया होगा, वो आउटफ्लो के अंदर आएगा, उसे यहाँ पर ही लिखना है। देन फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, अगर इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपने डिविडेंड पे किया है तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी पे किया ही होगा। दिस अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू ऑलवेज मेमोराइज। ठीक है, याद रखना है कि क्या होता है, इक्विटी आपने पढ़ा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं क्यों, क्योंकि उन्हें दो जगह पर प्रेफरेंस मिलती है। कौन सी दो जगह पर प्रेफरेंस मिलती है, नंबर 1 प्रेफरेंस जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम वाइंडिंग अप के लिए जा रही, कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जा रही है, तो आउटसाइडर्स का लोन पे करने के बाद, उनका प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के बाद जो पैसा बचा हुआ उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को रेसिडुअल पार्ट मिलेगा। तो ये जो पहली प्रेफरेंस है डिविडेंड पेमेंट के टाइम में, वो आपको याद रखनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड दे दिया
गया, लेकिन नीचे लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे किया गया, तो इट इज अंडरस्टूड थिंग दैट अगर इक्विटी वालों को मिल रहा है तो उनसे पहले तो प्रेफरेंस का नंबर आता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी हमें डिविडेंड पे करना है। देन सिमिलरली जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का भी हमेशा ही पेमेंट करना होता है, बिकॉज इंटरेस्ट कैसे चीज है, इट इज अ परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी, ठीक है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इसको तो पे करना ही करना है। तो इंटरेस्ट के बारे में चाहे क्वेश्चन आपको कुछ लिख के दे या ना लिख के दे, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई होगी, हमेशा लोन के साथ या डिबेंचर के साथ आपको एज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई मिलेगी, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। हाँ, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जाके केयरफुली पढ़ना पड़ेगा कि इन द ड्यूरिंग द ईयर ऐसा तो नहीं हुआ है कि सम लोन्स आर रीपेड और सम लोन्स आर टेकन ड्यूरिंग द ईयर्स, देन आपको वो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स का भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो सकता है एंड डिबेंचर्स का भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो सकता है। देन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन एंड अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दैट आल्सो यू हैव टू राइट ओवर हियर। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसपीआर, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट में से इसे माइनस करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज द फॉर्मेट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के मैं जरा इधर हो जाती हूँ साइड में, और यहाँ देखिए आपको इधर से लेकर के इधर तक जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द फॉर्मेट। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, नॉट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कैलकुलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कैलकुलेशन जो आपको हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते टाइम याद रखने हैं। नंबर 1 जो मैंने अभी डिस्कस भी कर दिया आपके साथ, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट्स आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, hence shown as financing activities, दो ये करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होते हैं, बट फिर भी इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आप नहीं डालेंगे। देन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसपीआर इफ इट एग्जिस्ट और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह ये सारी चीजें दी हुई है, तो आप पहले से वहां से राइट ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन दोनों का टोटल आ रहा है 40,000 रुपीज और आपके पास 50,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो पहले आप उसको वहां से जाकर के राइट ऑफ कर देंगे बिकॉज इट इज सफिशिएंट बैलेंस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन का टोटल आ रहा है 40,000 रुपीज और आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है वो ओनली 30,000 रुपीज है, तो पहले 30,000 रुपीज वहां से यूटिलाइज कर लेंगे, उसको फुल्ली एग्जॉस्ट कर देंगे, और जो बचा हुआ 10,000 रुपीज है उसको आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की है, उससे आप यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज यू नो देयर आर ओनली स्पेसिफिक यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जहां पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, इसीलिए पहले उसे हम यूज कर लेंगे, तो इसे याद रखना। Then the third point आपको याद रखना है, no effect is given to the current year proposed dividend. Proposed dividend जो होता है current year का, it is only proposed है, so no, अगर proposed है, directors ने propose किया तो balance sheet में कोई जगह लेता नहीं है, because directors ने सिर्फ propose किया है, directors do not have right to declare the final dividend. They will have to wait for the AGM to be conducted and AGM में जब सारे shareholders उसको approve कर देंगे उसके बाद ही वो dividend declare होएगा और फिर shareholders को pay किया जाएगा। तो जो current year का डिविडेंड है that will be shown just आपको वहां पर वो कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह दिखाएगा कि ये हमें डिविडेंड पे करना पड़ सकता है, बट कब, नॉट इन द करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस साल आपको करंट ईयर के डिक्लेयर प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना है। हमें किस प्रपोज डिविडेंड की जरूरत है, जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड था, बिकॉज एक अंडरलाइंग अजम्पशन होती है कि लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज अप्रूव्ड इन करंट ईयर्स एजीएम एंड इट इज देन डिक्लेयर्ड एंड पेड टू द शेयर होल्डर्स। सो आउटफ्लो ऑफ कैश इज बिकॉज of the proposed dividend of previous year, not current year. So current year's proposed dividend as
given to us is of no use to us. Then next is dividend on preference shares is assumed to be paid if dividend on equity share is paid. As we discussed earlier, because preference shareholders has a preference over the dividend, so that is why if it is given in the question that this much of dividend is being paid then to the equity shareholder, then it is automatically assumed that dividend on preference share is also paid. How do we come to know what is the rate of dividend on preference share? It will be given as prefix 9% preference share, 10%, 12% preference share, something like this will be given. Yeah, one more thing I forgot to tell you, which is not written over here, that interim dividend, whenever it is given, current year's interim dividend is relevant, and most of the time only current year's interim dividend will be given to you. So interim dividend, current year's dividend will be paid in current year only. For that, directors have right to declare the dividend. They do not have to wait for the approval from the shareholder. So if there is proposed dividend given to you in the question, proposed dividend always will be given of current year and previous year. So current year के dividend, proposed dividend को आपको देखना नहीं है, previous year का जो proposed dividend होगा उसको यहाँ जाकर माइनस करेंगे, and interim dividend current year का जो रहेगा उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, and preference को तो माइनस करना ही करना है. फिर if no specific information is given in the question regarding the date of issue and redemption of securities, ठीक है, जैसे कि उन्होंने लिखा कि during the year some preference shares are issued या preference shares are redeemed, कुछ कोई date ही नहीं दिया हुआ है, then in that case it is always assumed that securities are issued at the end of the year and redeemed at the end of the year. तब हम क्या करेंगे, हम हमेशा यही assume कर लेंगे कि last date of the year में इनको redeem किया गया या issue किया गया, and accordingly अपने कैलकुलेशंस कर देंगे. किस लिए इन कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में कि हमें डिविडेंड निकालना होता है, ये इंटरेस्ट निकालना होता है, उसके लिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, अमाउंट कितना था वो पता होना चाहिए. तो ये जो चेंज आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी डेट पे आपने डिविडेंड शेयर्स या जो भी सिक्योरिटी थी वो इश्यू किया, तो आप हमेशा यही अज्यूम कर दीजिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इसको इश्यू किया गया है या रिडीम किया गया, और ये अजम्पशन आप वहां पर लिख भी देंगे. Next is 7th, unpaid interest on debenture or unclaimed dividend does not affect the cash flow from financing activities, but it affects the cash flow from operating activities. तो ये जो unpaid interest on debentures या unclaimed dividend होता है, इसके अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है जो हम आगे देखेंगे. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इफेक्ट डालता है, ठीक है, बट आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में it affects the financing activities, does not affect the cash flow from financing activities, does not affect the flow from financing activity, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जरूर इफेक्ट करता है, क्योंकि इंटरेस्ट और जो डिविडेंड का अमाउंट होता है, हम डिविडेंड का जितना भी टोटल अमाउंट है उससे माइनस कर देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना गया वो हमें एक बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ता है. अभी थोड़ी देर में आप मेरे साथ उस अकाउंट को देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी. तो क्या याद रखना है कि अनक्लेम्ड डिविडेंड है, मतलब अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनने जो अकाउंट नंबर दिया था वो सही नहीं दिया था, तो उसकी वजह से उनके अकाउंट में वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं हो पाया, ठीक है, या कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई लीगल डिस्प्यूट या समथिंग लाइक दैट, तो उसकी वजह से अभी तक वो डिविडेंड अनक्लेम्ड रह गया, तो वो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और उतना डिविडेंड गया नहीं, आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो उसका जो इम्प्लीकेशन है ना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर पूरा अमाउंट माइनस कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में पूरा पैसा गया नहीं होता है. फॉर एग्जांपल 50,000 का डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड उसमें से कुछ 4,000 के ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने डिविडेंड अभी तक क्लेम नहीं किया है, तो वो 4,000 रुपीज का इम्प्लीकेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बताया जा रहा है यहाँ पे. एक बार फिर से इस सेंटेंस को पढ़ देते. अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और अनक्लेम्ड इन डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बट इट अफेक्ट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिंस इंटरेस्ट और डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो इट विल बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट में हम उसे प्लस कर देते हैं, कौन सा वाला, जो एक्चुअल में पे किया, मतलब कि माइनस द अनक्लेम्ड डिविडेंड और इंटरेस्ट. Then 8 point, issue of shares or other security for consideration other than cash does not form part of the cash flow from financing activities. अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए कुछ सिक्योरिटीज को इश्यू कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट परचेज किया या कोई और एसेट एक्वायर करी और उसकी जगह कैश देने की जगह हमने शेयर्स इश्यू कर दिए, हमने कुछ इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए या हमने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, तो वो
फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको तो जरूर चेंज कर रहा होता है, लेकिन आपको मालूम है आप डिस्क्लोजर में लिखते हो वहां पे कि दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दीज आर द डिबेंचर्स व्हिच आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और क्या बना रहे हैं हम, ये बात हमेशा याद रखो, वी आर मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम पूरी कैश की एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज की वजह से कैश का इनफ्लो हो रहा है और कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो कैश का आउटफ्लो कॉज कर रही है। सो understand that if you are issuing the shares or debentures for buying any asset, for acquisition of any asset, you are not causing any inflow or outflow of cash. One asset is being acquired by the company but no outflow of cash has taken place. That is why this kind of issue of shares or other securities for consideration other than cash does not form part of cash flow statement. This you have to always make sure that you do not write over there, though it will change the financing structure, but because it is not causing any outflow of the cash, it will not be forming part of cash flow statement. Then point number 9, if any debentures or any other loan, short term or long term, is taken or repaid during the year, calculation of interest paid has to be done on the proportionate basis. Yes, suppose आपने in the beginning of year you had 1 lakh rupees, 1 lakh debentures with you, and during the year, let's say in the mid of the year, somewhere in the September, on 30th September or 1st October, you have repaid half of the debenture, 50,000 का debenture आपने repay कर दिया। तो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपीस डिबेंचर के ऊपर ही 6 मंथ के लिए 10% डिबेंचर निकलेगा, अगर वो 10% डिबेंचर है तो, एंड रिमेनिंग 50,000 का बाकी के 6 महीने के लिए निकलेगा। मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। हम सारे साल भर के लिए 1 लाख रुपीस का ऊपर 10% नहीं लगा सकते, क्योंकि 50,000 का पेमेंट तो हमने मिड ऑफ द ईयर में जाके कर दिया था, तो जिसका रीपेमेंट हो चुका है उसके ऊपर थोड़ी ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दोबारा से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं जनरल रिजर्व वगैरह, वहां से हम डिविडेंड का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो इट विल बी शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, क्योंकि आउटफ्लो तो हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है, लेकिन हम, आपको मालूम है कि जो डिविडेंड है उसका 2 जगह पर ट्रीटमेंट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो इसका एक ही जगह पे इंप्लीकेशन आएगा, अगर जनरल रिजर्व में से हमने डिविडेंड पे कर दिया है तो यहाँ पर हम उसे माइनस करेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं देंगे। Then point number 11, unpaid dividend is transferred to dividend payable account और unpaid dividend account। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसको हम बनाना सीखेंगे थोड़ी देर में। unpaid dividend is transferred। unpaid dividend क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। unpaid dividend या unclaimed dividend वो डिविडेंड होता है जिसे डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो ट्रेसेबल नहीं है, किन कारणों से नहीं मिल रहा है, या तो उसने अकाउंट नंबर गलत दिया है तो डायरेक्ट क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, शेयर होल्डर ने किसी और के नाम पर शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे और फॉर एग्जांपल दैट पर्सन इज सेइंग कि नहीं ये मेरे नाम पे ट्रांसफर किए गए थे, और एक और पर्सन है जो बोल रहा है कि मेरे नाम पर ट्रांसफर किए गए थे, जैसे कि किसी की डेथ हो गई और उसने अपने बच्चों के नाम पे शेयर ट्रांसफर किए थे, तो एक बोल रहा है मेरे नाम पर थे, एक बोल रहा है मेरे नाम पर थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिविडेंड जा नहीं पा रहा है उनके पास, ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड है। या फिर अभी शेयर ट्रांसफर कर दिए गए लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो अभी वो प्रोसेस चल ही रहा है, तो किसके हाथ में शेयर जाएंगे कुछ पता नहीं है, तो अभी तक हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। या फिर आपने शेयर कहीं पर मॉर्गेज लेन के लिए रखा हुआ था, तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से शेयर्स हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन शेयर किसके हाथ में, कौन ओनर है वो पता नहीं है, तो डिविडेंड जा नहीं पा रहे, तो दैट इज कॉल्ड अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो वो अकाउंट हमको अलग से बनाना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 12, इंटरिम डिविडेंड causes outflow of cash in the current year। तो ये बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि अगर कोई इंटरिम डिविडेंड होगा तो that causes outflow of cash in the current year itself। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स कैन propose and directors can declare themselves, they have the right of declaring interim dividend, they do not have to wait for the approval from shareholder।
ठीक है। सो ये सारे पॉइंट ऑल टुगेदर कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट से नीचे 13th पॉइंट भी है, जिसके लिए हम लोग शायद यहाँ पे अकाउंट बनाया, ये फॉर्मेट ऑफ डिविडेंड पेएबल अकाउंट या अनपेड डिविडेंड अकाउंट है। तो ये 12 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो आप कैसे इसको याद रख पाएंगे, ये सारे के सारे 12 पॉइंट जो है आप इनको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। आप चाहे तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, एक बार फिर से इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आपको बताया हुआ है। कृष्णास क्लासेस मेरा जो ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अंडर फ्री रिसोर्सेज, फ्री स्टडी मटेरियल का एक टैब है, उस टैब में आप देखेंगे तो आपको कैश फ्लो का फोल्डर मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इट विल बी बेटर अगर आप इन नोट्स को अपने पास हार्ड कॉपी में रखें और इनको आप यही अगर आपने अभी तक उसको प्रिंट निकाल लिया, आपके पास है या सॉफ्ट कॉपी में भी है, तो वीडियो को इधर ही पॉज कर लीजिए और उसे गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट मैंने बहुत मेटिकुलसली सब जगह से चूज कर करके और याद कर करके लिखिए कि ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ लिखने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन हो जाता है, वो मैं बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे लिखी हुई नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में अभी आया कि ये एक बहुत मिस्टेक प्रोन एरिया है, इज दैट कि डिविडेंड का जो है ना, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव भी होता है, इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, ये दो चीजें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट थिंग्स है। जब हम बोलते हैं डिविडेंड रिसीव, तो खुद सोचो कि डिविडेंड रिसीव इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या हम अपने शेयर्स पे खुद ही को डिविडेंड पे करेंगे? आंसर इज नो। हम अपने शेयर्स पर शेयर होल्डर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स है उनको डिविडेंड पे करेंगे। तो दिस डिविडेंड पेड विल बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वेयर एज डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको डिविडेंड कहाँ से रिसीव होगा? अगर आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो जब मिल रहा है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, बट व्हेन यू आर पेइंग it will be called your financing activity। तो हमेशा याद रखना कि interest paid and dividend paid is your financing activities, whereas interest received and dividend received is your investing activity। ठीक है। Now let's go to the next point. It is preparation of unpaid dividend or dividend payable account. So a balance sheet has a balance of unpaid dividend or dividend payable account. ये एक ही चीज होती है, कभी से unpaid dividend या dividend pay, कभी से dividend payable account बोला जाता है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है, इसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, then we'll have to prepare this account and find out the amount of dividend paid, कितना dividend finally pay किया हमें पता करना है। और as we discuss in point number, आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पर था पॉइंट नंबर 7, अनपेड डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अनक्लेम्ड डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इस साल का जितना होगा उतना ही लिखेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट एक्चुअली हमने पे किया है एज डिविडेंड, क्योंकि उतना ही अमाउंट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर एड बैक करेंगे। और ये ज्यादा काम कब आएगा? जब आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा, एंड डिविडेंड पेएबल अकाउंट, क्योंकि पेएबल है तो ये क्या है? लायबिलिटी इन द नेचर है, हमें वी ओ टू पे टू द शेयर होल्डर, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल होगा तो भी वैसे ही आएगा। वैसे नॉर्मली आपको जो 99% केसेस में डिविडेंड पेएबल अकाउंट बनाना होता है। तो डिविडेंड पेएबल अकाउंट कैसे बनेगा? आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना होगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लायबिलिटी इन द नेचर है। क्रेडिट साइड में आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एंड डेबिट साइड में आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको बुक में दिए रहेंगे, आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे। देन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा वो आप लिख देंगे। और यही प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो है, इसको हमें क्या करना है? इसी प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ जरा। ये जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, ये वाला अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है आपका प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, जिसको हमने लिखा है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस अमाउंट को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट देंगे, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। वेयरएज जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो टू बैंक करके लिखा है, ये एक्चुअली में अमाउंट है आपका डिविडेंड पेड का, और इस अमाउंट को हमें जाकर के लिखना है, ये वाला अमाउंट जो है, इस अमाउंट को हमें जाकर के लिखना है
कहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करना है, ठीक है। तो ये डिविडेंड पेएबल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि एक्चुअली में कितना कैश बाहर गया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हम उसे पता कर लें, ठीक है। तो ये अकाउंट आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट अकाउंट है। फिर बहुत बारी हमको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है, या आप सिंपली माइनस भी करके देख सकते हैं, तो वो हम अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, अब इसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो स्टेप्स वहां पर दिया हुआ है, तो मैं अभी उसको नहीं लूंगी। अभी मैं आज की क्लास सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रखूंगी जहां पर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की ओनली थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस को भी मैं दूसरे क्लास में ले जाऊंगी, सो दैट इफ यू वांट टू रिवाइज इट मेनी टाइम्स यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड रिवाइज। तो हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने ये पढ़ा कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मींस एनी एक्टिविटी व्हिच विल make changes in the financial structure of the company। financial structure of company मतलब equity and liability side में जो आपकी liabilities होती हैं, मतलब borrowings होती है, borrowed fund, और equity में, equity मतलब reserves and surplus में जो changes आएंगे, और जो आपकी equity shareholder और preference shareholder में, preference shares में जो changes आएंगे, changes मतलब inflow और outflow of cash both हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पर account for करते हैं। inflows के कुछ example है, जैसे कि issue of shares, issue of debenture, public deposit, borrowing एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर हमको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी लेना है। आउटफ्लो की कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बाइंग बैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड एक्सेट्रा। ये हमारे सामने फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, आप इसको जंबल्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप सारे प्लस आइटम्स एक साथ लिखे और माइनस आइटम्स एक साथ लिखे, लेकिन इट विल बी अ बेटर प्रेजेंटेशन अगर आप सारे प्लस आइटम्स एक साथ लिख सकते हैं, माइनस आइटम्स उसके नीचे लिखे। तो यहाँ पर कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फॉर्मेट होता है। अदरवाइज यहाँ पर आप सिंपली लिखते जाते हैं कितना कितना पैसा आया और कितना गया। एंड उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एंड कैश एंड कैश क्रेडिट होते हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है, हालांकि ये करंट लाइबिलिटी है। देन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे अगर एसपीआर अवेलेबल है तो वहां से, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है, ओनली प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसे माइनस करना है, एंड इंटरिम डिविडेंड को माइनस करना ही है, ठीक है। एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा हम अज्यूम करेंगे दे दिया गया है अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया है तो। अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है कि किस दिन हमने शेयर्स को इश्यू किया या शेयर्स की बाइंग बैक या रिडम्पशन करी है, तो विल ऑलवेज अज्यूम शेयर या एनी अदर सिक्योरिटी विल ऑलवेज अज्यूम कि एंड ऑफ द ईयर में किया गया है। इन अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड या इंटरेस्ट का फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम अकाउंट बनाते हैं और वहां से जो अमाउंट निकालते हैं कितना डिविडेंड एक्चुअली पे किया, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्क पड़ता है, उतना ही अमाउंट हम वहां से माइनस करेंगे। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अदर ये जो एक्सपेंसेस होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह, वहां से जो सॉरी अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह, उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी डिबेंचर या शेयर्स को इश्यू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब किसी एसेट की एक्विजिशन के लिए, तो उसका कोई भी इम्प्लीकेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर जनरल रिजर्व में से हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो जरूर आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने थे। देन हमने देखा फॉर्मेट ऑफ डिविडेंड पेएबल या अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो ये लाइबिलिटी इन द नेचर है, क्रेडिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, डेबिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से नॉर्मली हम निकालते हैं वो अमाउंट जो हमने डिविडेंड के रूप में पे किया है, एंड क्रेडिट साइड पे हमने प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो इस साल पे किया होगा वो लिखते हैं। तो ये जो क्रेडिट साइड में ग्रीन से हाईलाइटेड है वो वाला अमाउंट जो है, दिस ओनली यू आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और डेबिट साइड में जो टू बैंक के सामने अमाउंट लिखा हुआ है उसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर ऐड करेंगे, ठीक है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज छोटे से हैं, बहुत सिंपल है और बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखा, हमने काफी इजीली टैकल कर लिया, वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है,
you have to revise it multiple times so that सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अगर आपने अभी तक नोट्स का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो विदाउट टेकिंग अ प्रिंट आउट प्लीज डू नॉट रीड द सी द लेक्चर्स बिकॉज इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू हैव हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स एंड देन रिवाइज। तो आप प्लीज उसे वहां से रिवाइज करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जितने ज्यादा लोगों के साथ हो सकता है शेयर करिए और ऐप को भी डाउनलोड करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पर हम जाने वाले हैं इस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन करेंगे और उसके डायरेक्टली बाद आई विल स्टार्ट पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जरूर कराऊंगी और जैसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इसका एक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे ऐप पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और यहाँ पर वापस आते रहना। आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड आई कीप coming with more and more videos on topics related to your syllabus. Have a good day. Bye.